अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशां अफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 13। दोपहर तक वो यूं ही किताबें खोले बैठी रही। हत्ता के दरवाजे पर दस्तक हुई। बादल नाखास्ता उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने सायरा बेगम खड़ी थीं, साथ में दादी भी थीं। दोनों अंदर चली आईं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मा बता रही थीं रात को ठीक नहीं थी तुम। बराह रास्त सवाल हुआ था। उसने नदामत से दादी के चेहरे पर नज़र डालकर हटा ली थी। मैं ठीक हूँ अब। ठीक हो तो यूँ कमरे में क्यों बंद बैठी हो? बाहर आओ, हमारे साथ लंच करो आके। उन्होंने कदरे नरमी से कहा तो दुर्रे मखनून उनके लहजे पर गड़बड़ा सी गई। दुर्रे मखनून देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था घर में गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में तुम्हारा ये आइसोलेशन लोगों के जहनों में बिला वजह सवालात पैदा करेगा, जो कि तुम्हारे लिए भी खुश आइंद नहीं होगा। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि तुम नॉर्मल बिहेव करो? सायरा बेगम और यह हलावत दादी के साथ साथ वो भी हैरान सी खड़ी थी। चलो शाबाश, ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त करो। सारा तो खौला और इजहार के साथ अपने इन लॉज की तरफ गई है, मगर मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तुम शावर लो और अच्छा सा कोई ड्रेस पहन लो। रिता भी ज़ारा के साथ ही निकल गई है, लिहाजा मेरे साथ आज तुम मेरे गेस्ट को अटेंड करना। ओह, तो ये मकसद था नरमी का। उसने दर्द से चूर नज़र डाली थी उन पर। कुछ था उसकी निगाह में। सायरा बेगम का मूड यकदम ऑफ हुआ। कम ऑन हरी अप, चलो फ़ौरन शावर लो जाकर। उनके लहजे में तहकुम और सख्ती के साथ साथ कदरे गुस्सा भी दर आया था। दुर्रे मखनून दादी को ज़ख्मी नज़रों से देखती चुपचाप बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो दादी बेइख्तियार सायरा बेगम की तरफ मुड़ी। बेटा, जब वो नहीं चाहती तो तुम क्यों जबर करना चाहती हो? वो अभी ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं है। दादी की आवाज़ उसे बाथरूम के अंदर सुनाई दी तो वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आंखों में जकड़ लेने वाले बेबसी के एहसास के बायस ढेरों आंसू उतर आए थे। ये जबर नहीं है अम्मा, इसके मसले, उसकी बीमारी का इलाज भी ये है। बहन भाई तो थे नहीं इसके, पेरेंट्स भी दुनिया से चले गए। ऐसे में तन्हा रह जाने और इनसिक्योर होने की वजह से फिट्स पड़ते हैं उसे। इंसान एक सोशल एनिमल है, बगैर रिश्तों के कोई किस तरह सरवाइव कर सकता है? बकिया रिश्ते तो किस्मत से उसके हैं नहीं। लिहाजा मुझे लगता है जब लाइफ पार्टनर की मोहब्बत और उसका साथ मिलेगा, बच्चे होंगे, अपनी फैमिली बनेगी, तो ये ठीक हो जाएगी। हर औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, उसकी प्रोटेक्शन और मोहब्बत की ख्वाहिश होती है, फिर चाहे वो फादर या भाई की शक्ल में हो या फिर शोहर और बेटे की सूरत में। वो खासे मुदल्लल अंदाज में बात कर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते अकरमा की समाअतें भी मतवज्जा हो गई थीं। लाख हम उसके रिश्तेदार सही, मगर कोई मजबूत ताल्लुक़ नहीं है हमारा उससे। लिहाजा मुझे लगता है ऐसा कोई बंधन जिसे वो ऑन कर सके, जिसके बल पर अपनी इनसिक्योरिटी, अपने तमाम डर को वो जहन से झटक सके, वही इसका इलाज, इसके हर मसले का हल है। यही वजह है कि मैं उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। शोहर की तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी, बच्चे हो जाएंगे तो वो भी सेटल हो जाएगी। सायरा बेगम का तज्जिया गलत नहीं था, बल्कि दादी तो उनसे मुत्तफिक ही हो गई थी, मगर फिर भी जहन में खदशे थे। मगर बेटा, अभी वो शादी को ज़हनी तौर पर कबूल करने की पोजीशन में नहीं। जिस जहनी अज़ियत में वो मुब्तला है, ऐसे में उसके लिए ये सब आसान भी नहीं होगा। नज़र झुकाए हुए उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया तो सायरा बेगम गर्दन नखुवत से झटक कर मुस्कुरा दी। और कमॉन अम्मा, इंसानी फितरत भी कोई चीज़ है। दुर्रे मखनून भी जल्द ठीक हो जाएगी। बस ज़रा तहम्मुल वाला मर्द मिलना शर्त है। हर लड़की की तरह फितरी तौर पर पार्टनर की ख्वाहिश तो उसे भी होगी ना, बल्कि दुर्रे मखनून के केस में ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। वो अंदर से खुद को अकेला महसूस करती है, हमारे हुस्न सलूक को एहसान समझती है, जबकि शोहर की मोहब्बत पर उसका हक होगा, उसका इख्तियार होगा। लिहाजा उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगे। आप फ़िक्र ना करें। मैंने बहुत अच्छी फैमिली देखी है, लड़का भी स्टेब्लिश्ड है और साथ ही मेच्योर भी। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर उसकी डॉक्टर ने तो कहा है कि उसके लिए जब्र ज़हर कातिल है। ऐसे में ओफो अम्मा, मैं कौन सा कल उसे निकाह पढ़वा कर रुखसत कर रही हूँ। आज लड़का आ रहा है, उसे देख लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर मंगनी कर देंगे। शादी साल 2 साल बाद सही, इतने अरसे में दुर्रे मखनून उसे जहनी तौर पर कबूल कर लेगी और एक नॉर्मल लाइफ शुरू करने में उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। क्या ख्याल है आपका? सायरा बहुत पुरुम्मीद थी। दादी मुत्तफिक सी होकर सर इस बात में हिलाकर रह गईं। सही कहती हो बेटा, चलो अल्लाह तुम्हारी नेक नीयत की बरकत से उस बच्चे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। दादी उनके दलाल से इख्तलाफ ना कर सकीं, खसूसन मंगनी कर देने वाली तजवीज़ उन्हें भी अच्छी लगी थी।
दुर्र मखनून ने उनकी एक एक बात सुनी थी और सिवाय बेबसी से आंसू बहाने के कोई रास्ता फिलहाल उसके पास नहीं था। वो शावर ले ले तो उसे नीचे ले आइए, मैं ज़रा किचन में देखूं, शाम के लिए रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम करवाना है। सास को कदरे मुत्तफिक देख कर वो एकदम मुतमईन सी हो गई थी। मुस्कुराकर बात मुकम्मल की और कमरे से निकलती चली गई। सीढ़ियों के करीब अकरमा से सलाम दुआ के बाद वो नीचे की तरफ कदम बढ़ा गई तो गहरी सोच में डूबा अकरमा लाउंज में रखे सोफे पर आ बैठा। कल रात के वाक़े के बाद सायरा बेगम की गुफ्तगू ने उसे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुजफ्फर साहब दुर्र मखनून को शिराजी हाउस का हिस्सादार बना चुके थे, जबकि दूसरी तरफ सायरा बेगम उसे इस घर से अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए मुकम्मल अज़म कर चुकी हैं। ऐसे में दुर्र मखनून का होगा क्या, ख़ास तौर पर जिस ज़हनी और कल्बी उलझनों का वो शिकार है और जिन अजियतों से गुजर कर वो यहाँ आई है। क्या वो सायरा बेगम के बनाए हुए प्लान के मुताबिक अमल कर सकेगी, और क्या वाकई वो किसी नए शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दे सकेगी, किसी को दिल से कबूल कर सकेगी, और इन सब हालात में क्या खुद अकरमा उसकी मदद कर सकेगा जैसे कि मुजफ्फर साहब की ख्वाहिश है। सवालात का एक हजूम था उसके गिर्द। गो के सायरा बेगम की बातें हकीकत से भरपूर थीं, मगर मसला उनकी सोच का नहीं बल्कि दुर्र मखनून की ज़हनी कैफियत का था। और कल रात जिस तरह उसने रिएक्ट किया था महज इजहार साहब के आने पर, ऐसे में किसी नए शख्स को बतौर लाइफ पार्टनर अपनाने के लिए उस पर जबर किया गया तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं, ये सोच कर ही वह कदरे फ़िक्रमंद हो चुका था। इससे पहले कि दादी उसे यूं सोच में घिरा देखती, वह चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला आया। लंच के लिए नीचे जाने से पहले उसने फ्रेश होने का इरादा किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग रूम में दादी के पहलू में बैठी दुर्र मखनून कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़रों का मरकज़ बनी थी। ब्लैक एंड रेड कंट्रास्ट का खूबसूरत सूट जेबतन किए, सुर्ख दुपट्टे को शानों पर फैलाए वो नज़रें झुकाए बैठी थी। अकरमा के आते ही दादी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की इब्तिदा की। दुर्र मखनून ने भी मेकान के अंदाज में चम्मच उठाकर खाना शुरू कर दिया था। मेज़ पर सिर्फ सायरा बेगम बोल रही थी। शाम को आने वाले मेहमानों के बारे में उन्होंने मुख्तसर दादी को बता दिया था। अकरमा इस दौरान गाहे बगाहे दुर्र मखनून के सुते हुए चेहरे पर नज़र डालता रहा। यकीनन ये तज़किरा उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था और इसका इजहार उसकी सुर्ख पड़ती नाक और गुलाबी आरिज़ों पर झुकी आंसुओं की नमी से बोझल मुड़ी हुई पलकों से वाज़े तौर पर हो रहा था। उसने देखा कि दादी के तेवरों से मुत्तफिक होने का सिग्नल मिल रहा था और यह बात सायरा बेगम को काफ़ी मसरूर कर रही थी। दुर्र मखनून अलबत्ता उदास सी थोड़ा बहुत खाकर उठ गई थी। लंच बहुत खामोशी से खाने के बाद उसने भी उठना चाहा था कि सायरा बेगम के सवाल पर वो रुक गया। आज शाम 5:30-6 के बीच तुम घर पर हो गया कर्मा? इनफैक्ट मेरे गेस्ट आ रहे हैं, अंदाज़ा तो तुम्हें हो ही गया होगा कि क्यों, वो पूछ रही थी। जी अलबत्ता 7:30 तक मुझे घर से निकलना होगा। अगर उससे पहले वो लोग आ जाते हैं तो मैं घर पर ही हूँ। चलो अच्छा है, इनफैक्ट लड़का भी साथ आ रहा है। तुम घर पर होगे और उससे मिल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा है कि उसे कंपनी मिल जाएगी और तुम भी उसकी बोल चाल से उसकी नेचर का कुछ आइडिया लगा सकोगे, वो इत्मीनान से कह रही थी। वैसे तो मुजफ्फर होंगे मगर यंगस्टर्स अपने जैसे यंग लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या ख्याल है अम्मा? सायरा ने साथ ही दादी को भी शरीक किया, जिस पर दादी कतरे मुस्कुरा कर असबात में सर हिला गईं। चलें कुछ देर आराम कर लेते हैं, शाम की चाय पर फिर साथ मिल बैठेंगे। सायरा बेगम खाना ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ चली गईं तो दादी भी उठ गईं। अकरमा खामोशी से ऊपर लाउंज में चला आया। चाय। 15 मिनट बाद दुर्र मखनून चाय का कप हाथ में लिए हाजिर थी। दादी ने भिजवाई थी, वरना अकरमा को अंदाज़ा था वो उसका सामना करने से गुरेज़ां थी। थैंक्स। टीवी से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा था। जवाबन वो महज सर हिलाकर रह गई। दवा ली आपने? जी बस वही लेने जा रही हूँ। गुड, अपना ख्याल रखें। वो कदरे मुस्कुराया था। दुर्र मखनून नज़र झुका गई। और हाँ, इससे पहले कि वो पलट जाती उसने फिर से मुखातिब कर लिया था। प्लीज़ जहन पर कोई बोझ ना रखें, आपके साथ कोई जबर नहीं होगा। ये तो एक रूटीन की बात है, लड़कियों के तो प्रपोजल्स आते रहते हैं। प्रपोजल आने का मतलब शादी नहीं है। वो गोया उसे हिम्मत दिला रहा था, जिसके चेहरे से ही बेबसी और बेचारगी आया थी। हर बार की तरह अब भी कुछ था अकरमा के लहजे में कि वो सर उठाकर उसे बगौर सुनने लगी थी। चचा जान, दादी, हम सब आपके साथ हैं, कोई अंदेशा ना रखें और यकसू होकर अपनी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो दें। बाकी चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। ये ना भूलें कि आपको पढ़ना है, बहुत दिल लगाकर, पूरी ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पेरेंट्स चाहते थे, जैसे चचा जान की ख्वाहिश है और जैसे आपका ख्वाब था। और इसके लिए मैं आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हूँ। अंडरस्टैंड? बात मुकम्मल करके उसकी गुलाबी आंखों में झांका तो उसे 1000 तूफान मचलते दिखाई दिए। ये आंखें किसी गहरे समंदर की तरह थीं, जिनमें आंसू तो यानी मचाने के दर पे थे।
जी। आवाज़ इस कदर मध्यम कि बमुश्किल अकरमा तक पहुंच सकी। फिर वो सुस्त कदमों से दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी और गर्म चाय का सिप लेता अकरमा इस सोच में डूब गया कि आखिर किस तरह उस नाजुक सी लड़की से दोस्ती कर सके कि वो इस तरह अकेले कुढ़ने और अंदर ही अंदर घुलने के बजाय अपने दुख, अपने एहसासात उससे शेयर कर सके। कम ऑन अकरमा शिराजी, वो एक लड़की है, वो भी मर्दों की सताई हुई। भला तुम पर किस तरह एतबार कर सकती है? हो तो आखिर तुम भी एक मर्द ही ना। उसके अंदर ने निहायत ईमानदारी से उसे आईना दिखाया तो वो लब भींच कर रह गया। लंच आवर शुरू हो गया था। वह अभी कुछ ऑर्डर करने का सोच ही रहा था कि मोबाइल बज उठा। हेलो बगैर नंबर देखे ही उसने रिसीव कर लिया था। हेलो ज़वी। दूसरी तरफ से शहरीन की चहकती आवाज़ सुनाई दी थी। कैसे हो? ठीक हूँ, उसने गहरी सांस भरी। दैट्स गुड, तो फिर आ रहे हो ना मेरी तरफ? किस खुशी में? उफ सवी, आई एम गोना किल यू। मैंने कहा था ना कि आज इजहार भाई और खोला लोग घर पर आ रहे हैं। उसके रूखेपन पर शहरीन चिंचला गई। तो क्या, तुमको इनवाइट किया था ना मैंने। अच्छा होता तुम भी इजहार भाई से मिल लेते। क्यों? एकदम उसकी भवें चढ़ गई थी। वो कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट है कि उनसे मिलना ज़रूरी है मेरा? कम ऑन ज़वी, ही इज़ योर कज़न। सेकंड कज़न, उसने तसीह की। वाट एवर, हैं तो कज़न ही ना। हाँ तो फिर वो मेरी तरफ आ जाए, मेरा आना फ़र्ज़ तो नहीं बनता। तुमने उन्हें इनवाइट किया था क्या? रिश्तेदारों में इतनी फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी नहीं। जिसे मुझसे मिलना है, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं उसके लिए। बट अगर तुम ये समझ रही हो कि आगा जान के कहने के मुताबिक मैं उनके भाई की औलादों के लिए यहाँ कोई डिनर या लंच अरेंज करूँगा तो दैट्स इम्पॉसिबल। समझा देना अपने नाना साहब को। वो एकदम चिराग पा हुआ था। शहरीन ने सर पीट लिया। प्लीज़ अभी अब इसमें आगा जान का जिक्र कहाँ से आ गया? आखिर को हमारी भी तो एक सोशल लाइफ है। अपने रिश्तेदार हैं और उनके साथ ताल्लुक़ इसलिए मजबूत किए जाते हैं क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। उनसे हमारी पहचान, हमारी बका। टू हेल विद दिस नॉनसेंस। नफ़रत है मुझे रिश्तों और उनके नाम पर ब्लैकमेल होने से। सो जस्ट स्टॉप इट। जब मेरा दिल करेगा मैं मिल लूँगा उनसे। और अब अगर आगा जान का कोई फ़ोन आए तो कह देना उनसे, खबरदार जो आइंदा मामा को फ़ोन करके मेरे मुतल्लिक कोई डिक्टेशन दिया तो बता देना उन्हें ज़ावियर अंसारी उनके पिंजरे से आज़ाद हो चुका है। अब वो मेरे पर उतरने का ख्वाब अपनी आंखों से नोच फेंके, समझी? गैज़ व गज़ब में फुनकारते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। माई गॉड! दूसरी तरफ बैठी शहरीन ने गोया सर थाम लिया। क्या हुआ? मैमूना बेगम साथ ही बैठी थी, मुतवज्जा होती फ़ौरन पूछा। होना क्या था? कॉल ड्रॉप कर दी उसने। वो झंझला गई थी। एक तो इस लड़के का गुस्सा बड़ा ख़राब है, मैमूना बेगम ने बेचारगी से कहा। हाँ, पोता किसका है? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? मैमूना बेगम ने कतरे सख्त नज़रों से बेटी की तरफ देखा था। नहीं, उसने मुकरने में ही आफियत जानी। अब क्या करें? पापा ने तो कहा है कि हर सूरत इजहार की मुलाकात कराई जाए ज़वी से। तो ज़वी कोई स्कूल गोइंग किड है कि हम हाथ पकड़कर उसे इजहार भाई से मिलाने चल पड़ें, तो वो भी खुशी खुशी चला आए। आखिर आगा जान क्यों नहीं समझते मम्मा कि ज़वी अब बड़ा हो गया है। इस तरह से उसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने आपको कह दिया था कि उसे घर पर बुलाना है तो फिर मामी को फ़ोन करके क्यों हुक्म दिया? पता है ना सबको कि वो किस कदर चिढ़ता है हुक्म मानने से। पापा बड़े हैं उसके और बड़ों का हुक्म मानना फ़र्ज़ है उसका। और कम ऑन मम्मा, इस फ़राइज़ और हकूक़ की बहस से बाहर आ जाना चाहिए। ज़वी इज़ नॉट ए नॉर्मल गाय। वो एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जब शहरियार मामू ने आगा जान का हुक्म नहीं माना और मामी को डिवोर्स की तो अब ज़ावियर से ऐसी उम्मीद रखना बेकार है। वो साफ गोई से बोली तो मैमूना बेटी की शक्ल देखने लगी। क्या मतलब तुम्हारा उम्मीद रखना बेकार है? अरे वो इकलौता पोता है पापा का। तीनों बेटों में वाहिद शहरयार भाई की ही तो नरीना औलाद है, लिहाजा उसे ही नाम चलाना है ख़ानदान का। तो ये काम उससे प्यार के साथ भी तो लिया जा सकता है ना मम्मा। मगर आगा जान और शहरयार मामू तो गोया तलवार लेकर खड़े हो गए हैं उसके सर पर। ये तो सरासर उसे ताव दिलाने वाली बात है। आखिर बंदे को सामने वाले मिजाज का भी तो ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो ज़ावियर को रखना चाहिए। आखिर को वो औलाद है शहरयार भाई की। अपने बाप दादा के नाम को आखिर उसने ही आगे चलाना है। ऐसे में अगर उसके बड़े उसके लिए कुछ सोच रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? मैंने कब कहा कि उनका सोचना गलत है? मगर अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का ये तरीका कुछ नामुनासिब है मम्मा। झिझकते हुए उसने कह ही दिया था, जिस पर मैमूना बेगम की तैवरियाँ चढ़ गईं। ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, समझी तुम? अभी बच्ची हो तुम। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है यह अभी नहीं समझोगी। माँ के तेवर एकदम बरगश्ता हो गए थे। उसने मौजू बदलने में ही आफियत जानी और नॉर्मल से लहजे में पूछने लगी। एनीवे, आगा जान क्यों चाहते हैं कि ज़वी भाई इजहार भाई से मिले? खोला की वजह से, जवाब मिला था। खोला की वजह से? क्या मतलब? वजह से हैरत ज़दा हुई।
मतलब ये कि वो खोला और ज़वी का रिश्ता तय करना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में मुझे ताकीद की थी कि जब इजहार और ज़ारा घर आए मैं ज़वी को भी बुलाऊं। कई साल हुए ज़वी और इजहार की मुलाकात नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि दोनों पहले मिल लें, फिर इजहार को लाहौर बुलाकर वो बात करेंगे। इनफैक्ट रफ़ी भाई तो अब है नहीं, ऐसे में खोला के लिए इजहार से ही बात करनी होगी। उसे हैरत से आंखें खोलता देखकर उन्होंने तफसील बताई तो वह चुप न रह सकी। मगर खोला के लिए तो ज़ारा भाभी अपने कज़न में इंटरेस्टेड हैं, इजहार भाई भी राज़ी हैं, बल्कि अब तो खोला को भी कोई इनकार नहीं। अच्छा, मैमूना बेगम के लिए ये नई इत्तला थी। मैंने भी देखा है, बंदा अच्छा है, उसने साथ ही अपनी राय भी दी, जिस पर मैमूना बेगम ने होले से सर झटका। खैर, ज़ारा ने अभी सोचा है, रिश्ता पक्का तो नहीं किया ना, यूं भी ज़वी ख़ानदान का लड़का है, पहला हक तो शहरियार भाई का ही होगा। और जो खोला ने मना कर दिया तो? माँ की बात पर वो कुछ सोचते हुए बोली तो उन्होंने यकदम रुक कर उसे देखा, और जब बोली तो गोया उसके सर पर बम ही दे मारा। तो फिर तुम तैयार रहना, आगा जान ने सोच लिया है, खोला या तुम में से ही किसी को ज़ावियार की दुल्हन बनाएंगे वो। अगर खोला नहीं तो फिर तुम अपना माइंड मेकअप कर लो। तुम पे जोर देते हुए उन्होंने कहा तो वो जो दम साधे उन्हें सुन रही थी बौखलाकर उठ खड़ी हुई। व्हाट, मैं और ज़वी? उसने इस कदर ताज्जुब से माँ की तरफ देखा जैसे वो आग और पानी को यकजा करने की बात कर रही हों। नो वे ममा, मैं ज़वी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल इंसान है वो, एकदम जंगली बिल्ला। देखा नहीं है ज़रा ज़रा सी बात पर कैसे पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाता है। वो बुरी तरह बिदकी थी। मैमूना बेगम ने मायूसी से उसे देखा। इसीलिए खोला पहला इंतखाब है पापा का। सुलझी हुई, मेच्योर और तहम्मुल मिजाज लड़की है वो। ज़वी जैसे बंदे को वही टैकल कर सकती है। उसके साथ निभाना हर बंदी के बस का काम नहीं। लिहाजा दुआ करो कि खोला से ही बात तय हो जाए उसकी, नहीं तो आगा जान तुम्हें शहरीन ज़ावियार बनाकर ही छोड़ेंगे। और इस मामले में तुम्हारे पापा 100% उनके हामी हैं। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे और फरमाबरदार भांजे हैं आगा जान के। मैमूना बेगम उसे साफ साफ बता गई थी। हमला इस कदर अचानक था कि वो कितनी ही देर अपनी जगह से ही उठ ना सकी और सोच सोच कर हलकान होती रही। अरे मामा, आप अभी तक ऐसे ही बैठी हैं, तैयार नहीं होना आपको? पता है ना कि ज़ावियर भाई आने वाले हैं। वो तो 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, देर होगी तो सिर्फ हमारी वजह से। शावर लेने के बाद गीले बालों को तौलिए से खुश्क करती हुई मोमिना बड़ी उजलत में अंदर आई थी। आसमा को यूं हाथ पर हाथ धरा बैठा देखकर कहे बिना ना रह सकी। इधर मेरी सास भी इंतज़ार कर रही होंगी, मैं सिर्फ 8 बजे तक का कहकर आई हूँ। इससे ज़्यादा वो अपने पोते को संभालेंगी नहीं। देख लीजिएगा 7 बजे से फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। तेज़ी से बालों में ब्रश चलाते हुए उसकी ज़ुबान भी उसी तेज़ी से चल रही थी। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी वो हेयर ड्रायर का प्लग लगा रही थी, मगर जब आसमा की तरफ से किसी भी बात का कोई जवाब ना मिला तो वो कुछ फिक्रमंद सी होकर पलटी। मामा, क्या हुआ है, क्या सोच रही हैं आप? वो मुतरद्दद सी उनके पास ही चली आई। होले से उनके कंधे को छुआ तो वो कुछ चौंक गई। क्या बात है मामा, कहाँ गुम हैं आप? उसके मुतफक्किराना अंदाज पर वो यूं ही गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दी। कहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी मैं। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या सोच रही हैं आप? जब से मैं आई हूँ आपको इसी तरह परेशान देख रही हूँ। सुबह तो आप बहुत खुश लग रही थी फ़ोन पर, फिर अचानक क्या हो गया है? मोमिना उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए तशवीश से इस्तफसार करने लगी तो उन्हें बताना ही पड़ा। दोपहर में अंसारी अंकल का फ़ोन आया था। वो ज़वी की शादी कहीं और करना चाह रहे हैं। अफसरदगी उनके लहजे और चेहरे से आया थी। क्या मतलब कहीं और करना चाह रहे हैं? पहले तो वो बज़िद थे कि आप भाई के लिए कोई लड़की ढूंढें, और अब जबकि आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया है तो वो फिर बीच में आ टपके हैं। मोमिना का मुंह बन गया आगा जान के तस्करे पर। खैर, आपने बताया उन्हें कि आज आप इसी सिलसिले में कहीं जा रही हैं? सर को झटक कर उसने माँ से सवाल किया था। नहीं, आसमा शर्मिंदगी से नज़र चुरा गईं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए फ़ोन किया था। अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर दिया था उन्होंने। माय गॉड, पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये। ज़वी भाई ठीक ही खफा होते हैं उनसे। वैसे कहाँ शादी कराना चाहते हैं वो भाई की? बेजारी से कंधे उचकाते हुए उसने फिर इस्तफसार किया था। खौला या फिर शहरीन से? व्हाट, शहरीन से? मोमिना हकीकतन मुताज्जब रह गई थी। क्यों, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? शहरीन नवासी है उनकी और बहुत अच्छी बच्ची है वो। आसमा ने रसान से सवाल किया था। बात अच्छे या बुरे होने की नहीं, मुताबकत की है मामा। खौला से लास्ट वीक मिली थी आपके यहाँ, मुझे तो वो खासी डोमिनेटिंग लगी, और जितना गुजरे 2-2.5 सालों में मैंने ज़वी भाई को समझा है, वो इस मिजाज की बीवी को टॉलरेट कर ही नहीं सकते। रह गई शहरीन, तो वो वाकई नाइस लड़की है, मगर उसका बचपना है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उम्र तो गालिबन 24 साल होगी, मगर हरकतें, सोच का अंदाज़, बातचीत का तरीका किसी टीनेजर से कम नहीं। जबकि ज़वी भाई बहुत मैच्योर हैं, उनके बरक्स शहरीन बहुत लाउबाली है,
खासी लापरवाह सी। उसने अपना तज्जिया बयान किया था। आसमा उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। शादी से पहले अमूमन सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, केयर फ्री और इमेच्योर, मगर जिम्मेदारी पड़ने के बाद हर लड़की में तब्दीली आती है। वो बेटी और बहन से जब बीवी और माँ बनती है तो समझदारी और रसानियत आप ही आप पैदा हो जाती है उसमें। हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए उन्होंने उससे इख्तलाफ किया था। मोमिना लाजवाब सी होकर चुप होकर रह गई। अब खुद को ही देख लो, तुम क्या थी आज से 2 साल पहले, और अब किस कदर समझदार बहू हो। शहरीन भी बदल जाएगी। दरहकीकत मैं खुद भी पहले उसके लिए सोच चुकी हूँ। सभी से बात भी की थी इस सिलसिले में, मगर वो राज़ी नहीं। हालांकि मेरे ख्याल में खोला और शहरीन दोनों ही उसके बचपन की साथी हैं, उसे बहुत अच्छी तरह समझती भी हैं। उनके साथ शायद बेहतर मुताबिकत हो सकेगी जवी की, जबकि ये लड़की दुर्रे मखनून तो कुछ भी नहीं जानती जवी के बारे में, उसके मिजाज के मुतल्लिक। वो खासी उलझन का शिकार थी इस लम्हे। मोमिना माँ की परेशानी समझ रही थी, इसलिए उनकी तसल्ली की खातिर बोली, नई किताब पढ़ने में हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है, बरक्स इसके कि कई बार पढ़ी हुई दोबारा पढ़ी जाए। यूँ भी मुझे लगता है कि जवी भाई को ही इसका फ़ैसला करना चाहिए। ज़िंदगी उनकी है, शादी उनकी है, लिहाजा निभानी भी उन्हें है। आप अपनी सारी फिक्र जवी भाई के हवाले कर दें और जहाँ उनकी खुशी हो वहीं बात तय करें। और प्लीज़ अंसारी फैमिली से डरना कम अज़ कम अब तो छोड़ दें। सारी ज़िंदगी उन्होंने आपको जवी भाई से मिलने नहीं दिया। उनकी ज़िंदगी का बहैसियत माँ कोई फ़ैसला आज तक आपने नहीं किया। एटलीस्ट आज तो अपने हक़ का इस्तेमाल करें आप। वही तो, अगर हकूक़ का मुतालबा किया जाए तो पहला हक़ तो फिर उन्हीं लोगों का है ना। पालने वाला अजीम होता है। वो थके थके अंदाज में बोली तो मोमिना इख्तलाफ के बिना ना रह सकी। और आपका हक़, उसका क्या? उसके लहजे में माँ की मोहब्बत बोल रही थी। बहुत जज्बाती होकर उसने पूछा था, मैं अपना हक़ आज किस तरह जता सकती हूँ, जब एक माँ होते हुए भी अपनी नस्वानी अना की खातिर मैं उसके बाप को छोड़ आई थी। हत्ता कि जब उसने मुझे आज़ाद करने की ये शर्त रखी कि मैं जाविया से दस्तबरदार हो जाऊँ, तब भी अपने लिए, अपने हक़ के लिए मैंने अपना बच्चा, अपना फ़र्ज़ जो बहैसियत माँ मुझ पर उसे पालने का आयद होता था, उसे भुला दिया। याद रखी तो सिर्फ अपनी अना, अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी। आंखों में आई हल्की सी नमी की तह उनकी नज़र को धुंधला गई थी। लहजे में दुख और पछतावे हलकोरे ले रहे थे। मोमिना रंजीदगी से माँ को देखने लगी, जिसने कई साल पहले अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में अपना बेटा खो दिया था, और उसका गम उसके दिल की अथाह में उतर गया था, जो आज हार्ट प्रॉब्लम की सूरत में उभर कर आया था। औरत सिर्फ माँ ही तो नहीं होती मामा, इंसान भी होती है। वो सिर्फ अपनी औलाद के साथ ही नहीं, अपने साथ होने वाली ज़्यादती को भी महसूस करती है, और ऐसा ही आपने भी किया। तो क्या गलत किया? क्यों चलती हैं पछतावे की आग में? कुछ गलत नहीं किया आपने। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं जो एक माँ हूँ, मगर माँ बनने से पहले मैं एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, एक जीती जागती हकीकत। मेरे दिल को कोई ठोकर लगाए तो मैं भी एहतजाज करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए। आपको भी करना चाहिए था, सो आपने किया। मुदल्लल अंदाज और जोश मोहब्बत में मोमिना अपने से कई साल बड़ी अपनी माँ को समझा रही थी, और आसमा जो उसे बगौर देख रही थी यकदम भीगी पलकों समेत मुस्कुरा दी। उनकी बेटी कितना चाहती है उन्हें, ये एहसास उन्हें उसकी सुर्ख हुई गंदमी रंगत देखकर हो रहा था। दिल में जैसे सेरों खून बढ़ा था उस लम्हे। बेइख्तियार आगे बढ़कर साथ बैठी मोमिना का माथा चूम लिया उन्होंने, और वो जो जोश में बोले चली जा रही थी, माँ की इस पेशकदमी पर झेंप कर चुप हो गई। असद की मोहब्बत में बहुत अच्छी बातें करना आ गई हैं तुम्हें, उन्होंने सताइशी अंदाज में कहा तो वह मसनूई खफकी से उन्हें देखने लगी। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरे अपने गट्स हैं, सो प्लीज़ इनका क्रेडिट किसी और को मत दीजिए। न रूठेपन से बोली। अच्छा भाई, नहीं देते क्रेडिट, तुम अच्छी, तुम्हारी बातें भी अच्छी। अब खुश? चलो अब फटाफट उठ जाओ, सभी आता ही होगा, क्या पता बाहर आ भी चुका हो। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। उसके मूड का तुम्हें पता है, कहीं जाने से मना ही ना करते। हाथ पकड़कर मोमिना को उठाते हुए कदरे उजलत से कहा और खुशगवारियत से मुस्कुराते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। बेटी की बातों ने जहन का बोझ हल्का कर दिया था, और बाहर दरवाजे के पास खड़ा जाविया जो दस्तक देने का कब से सोच रहा था, उन दोनों की बातें सुनकर खुद एहतसाबी के कटहरे में जा खड़ा हुआ था। उसने भी तो अपनी माँ को कभी इंसान या कभी औरत नहीं समझा था। हमेशा बहैसियत माँ उन पर दफात लगाई थी, उनसे तवक्कात रखी थी, उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था। उसे हमेशा ऐसा लगा था कि शहरियार अंसारी के कसूर की सज़ा उसे देकर उसकी माँ ने अपने लिए आज़ादी खरीदी थी, मगर आज मोमिना के मुंह से निकले ये अल्फाज उसे सोच की गहरी और वसी वादी में ले गए थे, और वो शायद इसी तरह खड़ा सोचता रहता अगर अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर मोमिना बाहर ना निकल आती। अरे जवी भाई, आप आ गए। मोमिना की आवाज़ उसे हाल में वापस लाई थी। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या बात है, वक्त मुकर्ररा से कुछ जल्दी नहीं आ गए आप? शरीर सा अंदाज अपनाइयत और मोहब्बत भरा था।
ज़ावियर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आसमा लाज के जिस मकीन ने सबसे पहले उसके दिल में जगह बनाई थी वो ये छोटी सी लड़की ही थी। उसे इसमें एनी की झलक नज़र आती थी। वो भी तो कितना प्यार जताती थी उससे। छोटी अम्मी की तमाम तर बेरुखी और अजनबियत के बावजूद एनी उसके आगे पीछे फिरती थी। आखिर को वो उसका इकलौता भाई था, ख्वाह सौतेला ही सही, मगर एनी उसकी दीवानी थी। बाकी दो बहनों को उससे कोई ख़ास लगाव नहीं था। किसी हसीन लड़की को उसकी दुल्हन बनाने का अरमान लिए वो उसे न जाने किन किन लड़कियों से मिलाती रहती थी, और उसी ने तो मुझे उससे मिलाया था, उससे जिसके ज़ात का फसूं आज भी अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ। सभी भाई क्या यहीं खड़े खड़े मतवक्का ससुराल पहुँचे हुए हैं? चुटकी बजाकर मोमिना ने उसकी सोच का सारा रिदम तोड़ दिया था। वो खुद में वापस आने के लिए एकदम सर झटक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अब इतना भी अहमक नहीं हूँ कि इस हुलिये में वहाँ पहुँच जाऊँ। पहले ज़रा फ्रेश तो हो लूँ, फिर जाऊँगा वहाँ, ख्वाह तसव्वुर में ही सही। मुस्कुराकर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए उसने फ़ौरन मौजू बदलते कमरे के अंदर मतलाशी नज़रें भटकाईं। मामा चेंज कर रही हैं और मैं ज़रा मेकअप करने जा रही हूँ। इस दौरान आप भी फटाफट तैयार होकर आ जाएं, हम तैयार मिलेंगी आपको। तुम कहती हो तो ठीक है, वरना यकीन नहीं है। मेरे ख्याल से मज़ीद 1-1.5 घंटा तो यकीनन लोगी तुम। पता नहीं तुम लड़कियों को इतनी देर क्यों लगती है तैयार होने में। उसे मायूसी से रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाते हुए उसने देखा। फ़िक्र ना करे, जल्द ही आपको भी पता चल जाएगा जब वो मोहतरमा 3-3 घंटे लगाया करेंगी तैयार होने में। फ़िलहाल तो मुझे जाने दें, वरना 1.5 की बजाय 2 घंटे लग जाएंगे घर से निकलने में। और प्लीज़ आप यहाँ मामा के कमरे में टाइम वेस्ट ना करें और प्लीज़ जाकर तैयार हों। उसे अपने कमरे की तरफ धकेलकर मोमिना साहब का कमरे में चली गई तो वो भी चुपचाप अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। दर हकीकत वो मामा से पूछना चाह रहा था कि आगा जान का फ़ोन कब आया और क्या बात हुई थी। ऑफिस में तो उन्होंने फ़ोन करके मुख्तसर कहा था कि वो आज शहरीन के घर चला जाए, आगा जान का हुक्म है, जिस पर शहरीन से भी फ़ोन पर झड़प हो गई थी उसकी। मगर मोमिना से बात करने के बाद उसने ये टॉपिक वापसी के लिए उठा रखा था और इस्त्री शुदा हैंग हुए कपड़े उठाकर वाशरूम में घुस गया। लंच के बाद वो और शहरीन कमरे में चली आई थी। क्या हुआ, ज़भी नहीं आया? तुमने तो कहा था कि इनवाइट किया है उसे भी। खोला आइसक्रीम का चम्मच मुंह में ले जाते हुए बोली। हाँ, नहीं आना उसको, इनफैक्ट मौसूफ बिजी हैं। शहरीन सीडी प्लेयर ऑन करके उसके पास ही बेड पर फसकड़ा मारकर आ बैठी थी। ओहो, हजरत भी बिजी होने लगे। हाँ, दरअसल आज मामी के साथ कहीं लड़की देखने जाना था उसको, इसलिए आया नहीं। वाह, दैट्स अ नाइस न्यूज़। खोला यकदम हंस पड़ी थी। शहरीन खामोश ही रही कि इस नाइस न्यूज़ का दूसरा हिस्सा भी खोला ने सुना नहीं था। अच्छा ही है यार, आखिर ज़भी कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा। उसे अब लाइफ सेटल कर लेनी चाहिए। माशाल्लाह से जॉब है, ठीक ठाक कमाता है, फिर राइट एज है। खोला को यकीनन इस खबर से खुशी मिली थी। वैसे वो माना कैसे? पिछले दिनों तुमने बताया कि इस वजह से वो बिना इतला दिए बगैर पूछे 3-4 दिन के लिए गायब हो गया था। शहरीन बिना तबसरा किए महज आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी। खोला के सवाल पर मतवज्जा हुई। पता नहीं ये मोजा कैसे हुआ, मुझे तो मामी ने बताया कि वो राज़ी हो गया है उनके साथ जाने पर। इनफैक्ट उसकी अपनी खाला नाजिया आंटी से अच्छी बनती है, शायद उन्होंने कन्विंस किया हो। लाइल्मी के इजहार के तौर पर कंधे उचकाती शहरीन खिलाफ़ वाक़या खिलाफ़ मामूल संजीदा थी। वैसे आगा जान ज़वी की शादी के लिए बहुत सीरियस हो गए हैं। उनके ख्याल में इस साल उसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए, और इसी सिलसिले में उन्होंने मामी को हुक्म दिया था कि जल्द अज जल्द लड़की ढूंढें। और चूँकि ज़वी के इनकार के बाइस ऐसा नहीं हो सका, तब खुद उन्होंने ज़वी का रिश्ता ढूंढ लिया है। बातों बातों में शहरीन असल खबर तक चली आई थी। अपने जुमलों का असर देखने के लिए उसने 1 सेकंड रुककर खोला को देखा, जो बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ मतवज्जा थी। रियली? खोला खुश हुई थी ये सुनकर। कौन है वो लड़की? लड़की नहीं बल्कि लड़कियाँ। उन्होंने 2 लड़कियों के नाम तजवीज़ किए हैं। अब के शहरीन ने भी मज़ा लिया। हैं? खोला हैरत ज़दा सी रह गई इस बात पर। 2 लड़कियाँ? खैर शरह में तो 4 की इजाज़त है, मगर बैक वक्त 2? क्वाइट स्ट्रेंज ना। उसके ताज्जुब और फ़िक्रों पर शहरीन हंस पड़ी तो उसने दिलचस्पी से सवाल किया, वैसे वो खुशनसीब हसीनाएँ हैं कौन? वो खुशनसीब हसीनाएँ बाय द वे आप और मैं हैं मिस खोला अंसारी। शहरीन ने कदरे तंज से जवाब दिया तो खोला ठिठक कर उसे देखने लगी। मुबादा मजाक कर रही हो। मगर जब अगले चंद सेकंड्स तक शहरीन के चेहरे पर फिक्रमंदी उसी तरह छाई रही तो खोला अजीब सी हो गई। बको मत, कदरे ढीले लहजे में उसने कहा था। मोहतरमा मैं बक नहीं रही बल्कि फरमान सुना रही हूँ जो आगा जान ने सादिर किया है। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? खोला ने नागवारी से सर झटका। हो सकता नहीं, हो चुका है। और अभी इजहार भाई बता रहे थे कि तुम लोगों का लाहौर जाने का प्रोग्राम भी बन गया है। हाँ, वो कल आगा जान ने फ़ोन किया था, बहुत इसरार था उनका, इसलिए भाई ने रिदा की शादी के फ़ौरन बाद जाने का प्रोग्राम पक्का कर लिया है। हाँ देख लो, तैयारी तो शुरू हो चुकी है। शहरीन ने मस्खरेपन से आंखें घुमाई।
सभी को पता है इस बात का? अचानक खोला को ख्याल आया। आगा जान की इस लेटेस्ट हुक्म का तो पता नहीं, मगर इस बारे में एक बार मामी ने बात की थी उससे। क्या कहना था उसका? खोला अजद संजीदा हो गई थी। वो कहता है वो हम दोनों को ही इस पोस्ट के लिए मौजू नहीं समझता। इनफैक्ट बचपन से उसने हमें सिर्फ दोस्त की नज़र से देखा है, शादी के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं। और हम तो जैसे पालने से ही उसके इश्क में गिरफ्तार हैं। खोला सुलग सी गई थी इस उज़र पर। जवाबन शहरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम्हें बड़ी खुशी है जो मिनट मिनट पर यूं खिलखिला रही हो। खोला हकीकतन झल्ला गई थी। गजबनाकी से उसे घुरा तो उसे अपनी हंसी रोकना और मुश्किल हो गई। मेरी खुशी को तो छोड़ो, तुम बताओ तुम इस कदर गमगीन क्यों हो? मिस्टर अकरमा के सामने कहीं दिल तो नहीं हार बैठी? हंसने से आंखों में आई नमी साफ करते हुए उसने शौकी से सवाल दागा तो खोला कोशिश के बावजूद झींप सी गई। पको मत, मेरा ऐसा कतई कोई इरादा नहीं। घूर कर उसे देखा। माय डियर, ये काम इरादा से नहीं किस्मत से होता है। शरारत उसकी आंखों से झलक रही थी। बड़ा तजर्बा लगता है, तंज से कहती खोला ने उठकर सीडी चेंज की तो शहरीन खुशगवारी से उठकर उसके पास कारपेट पर आ बैठी। हाँ, मगर मुशाहिदे से कम। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने क्या सोचा है अकरमा के बारे में? और प्लीज़ इस बार मत टालना मुझे। इससे पहले कि वो कुछ कहती शहरीन ने पहले ही टोक दिया था उसे। जवाबन वो कुछ कहने के लिए लब वाह कर ही रही थी। एक सेकंड के लिए रुकी और फिर संजीदगी से उसे देखते हुए बोली, मुझे अकरमा अच्छे लगे हैं और मैंने उन्हें ओके कर दिया है। कल रात भाभी ने मुझसे पूछा था, मैंने कह दिया जैसे भाई और आप चाहें। सच? शहरीन खुशी से चहक उठी थी। मुझ? खोला भी हंस दी। ज़बरदस्त, मगर अब मेरा क्या होगा हीरिए? खुश होते होते यकदम वो परेशानी से खोला के कंधे पर सर टिका गई तो खोला ने उसे परे धकेल दिया। तुम्हारा तो होगा ब्याह मेरी जान, अब जल्दी से तैयारी पकड़ लो और जर्दे पुलाव वाले ख्वाब देखने शुरू कर दो। उसे गुदगुदाते हुए खोला ने हंसकर कहा तो वो गहरी सांस भरकर उसे देखने लगी। मैं अकरमा शिराजी हूँ और मुझे जावियार अंसारी कहते हैं। मुसाफे के दौरान दोनों के माबैन रस्मी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था। अकरमा को लगा वो पहले भी जावियार से कहीं मिल चुका है और जहन पर ज़रा सा जोर देने पर उसे याद आ गया कि सफ्तर साहब के ऑफिस के बाहर उसे देखा था उसने। अपने साथ मौजूद लड़की के साथ उसका गुस्सीला बर्ताव भी उस लम्हे उसे याद आ चुका था। और सुनाइए, क्या हो रहा है आजकल? खुद को जावियार की तरफ मतवज्जा करते हुए उसने गुफ्तगू शुरू की थी। ज़रा देर बाद मुजफ्फर साहब भी ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आए तो जावियार ने खड़े होकर उनसे मुसाफा किया। मोमिना और आसमा दादी और सायरा बेगम के साथ महवे गुफ्तगू हुई तो नाजिया ने उन्हें अपने आने का मकसद वाज़े तौर पर बताया। आसमा ने दो एक बार बेटे की तरफ नज़र डाली। वह अकरमा के साथ खासे एतमाद और संजीदगी से बातें कर रहा था। बीच बीच में अगर मुजफ्फर साहब कोई सवाल कर लेते तो उन्हें भी सहूलत से जवाब दे रहा था। सायरा, चाय तो मंगवाओ बेटा। अब तक दुर्रे मखनून अंदर नहीं बुलवाई गई थी। लोगों से मुतमईन होने के बाद मुजफ्फर साहब के इशारे पर दादी ने कहा तो सायरा खुशगवार मूड में उठ खड़ी हुई। अभी मंगवाती हूँ और ज़रा देखूँ दुर्रे मखनून कहाँ है। साड़ी का पल्लू संभालती वो मुस्कुराती नज़र जावियार पर डालकर बाहर की तरफ बढ़ गई थी। दुर्रे मखनून, दुर्रे मखनून। जावियार की समाअतों पर यह नाम किसी हथौड़े की तरह बरसा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दुर्रे मखनून, उसने ज़ेरे लब कहा तो उसकी तरफ मतवज्जा अकरमा ने उसकी बेचैनी को बुरी तरह नोट किया। जावियार की नज़रें जैसे दरवाजे पर मुर्तकज़ हो गई थी। उसने कई बार बेचैनी से पहलू बदला था। अकरमा को उसके इस अंदाज ने वर्ताए हैरत में डाल दिया था। अभी ज़रा देर पहले वो किस कदर पुरसकून अंदाज में महवे गुफ्तगू था और अब अचानक जैसे हर चीज़ से बेनियाज होकर वो महज दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठा था जहाँ से अभी दुर्रे मखनून को आना था। आसमा और मोमिना की नज़रें भी गो के मुंतज़िर थी, मगर जावियार की तो जैसे सारी हिस्सियात सिमट कर आंखों में आ गई थी। अकरमा ने उसकी बेध्यानी का फ़ायदा उठाते हुए उसका बगौर जायज़ा लिया। शक्ल, सूरत और शख्सियत के हिसाब से उसको 100% नंबर्स दिए जा सकते थे। ताहम माथे पर पड़ी शिकने और आंखों से छलकता रौब उसे सख्त मिजाज जाहिर कर रहे थे। कई साल पढ़ाने के नतीजे में उसे लोगों की शख्सियतें उनके चेहरे मोहरे बशरे से पहचाननी आ गई थी और जावियार को देखकर उसे अखरोट का ख्याल आया था, जो बाहर से इंतहाई सख्त और अंदर से नरम होता है। उसकी ज़ाहिरी सख्ती क्या दुर्रे मखनून झेल सकेगी? ना चाहने पर भी ये सवाल उसके अंदर सर उठा रहा था। और सुनाइए बेटा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? रिफ्रेशमेंट की ट्राली असगरी अंदर लेकर आई तो जावियार का सारा मिसमेरिज्म टूट गया। शिराजी साहब के सवाल करने पर उसने बदिक्कत खुद को उनकी तरफ मतवज्जा किया और उनके इस्तफसार का जवाब देने लगा, मगर अकरमा ने नोट किया उसका सारा ध्यान जैसे अब भी भटक भटक कर दरवाजे की तरफ जा रहा था। इस कदर बेताबी उसे हकीकतन ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि चंद मिनट पहले जाविया जिस इत्मीनान और बेफिक्री से बैठा था उसे लगा था वो यहाँ सिर्फ अपनी वालदा के कहने पर आया है। खुद उसे लड़की देखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, मगर जिस तरह दुर्रे मखनून का नाम लिए जाने पर वो चौंका और बेचैन हुआ
वो किसी तरह भी नज़र अंदाज किए जाने के लायक नहीं था। बेटा आप भी कुछ लीजिए ना, दादी ने मुशफ़्फ़क़ अंदाज में उसे पुकारा तो उसने कदरे चौंक कर उन्हें देखा था। थैंक्स, मैं ले लूँगा। वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद खुद को कंपोज नहीं कर पा रहा था। इधर सायरा दुर्रे मखनून को तलाश करती किचन में आ पहुंची। चलो भाई, वहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? उसे बुरी तरह नर्वस और खौफजदा देख कर वो चिढ़ सी गई। गुजरे 1 घंटे में उसकी पलक पलक संवारी थी उन्होंने, वो भी अपने हाथ से। गुजरे कुछ दिनों में जो कुछ उसके और उनके बीच हुआ उससे वो जान गई थी कि उनके हाथ से तो वो जहर भी पी लेगी। खोला ने एक बार उनकी और सोफिया बेगम की मुमासलत का जिक्र किया तो उन्हें समझ में आया कि आखिर क्यों दुर्रे मखनून उनको देख कर खो सी जाती है, उनकी आवाज़ क्यों इस कदर ध्यान से सुनती है। यकीनन वो अपनी माँ ढूंढती थी उनमें, और ये चीज़ उनके किस कदर काम आ सकती है इसका पूरा अंदाज़ा हो चुका था उन्हें। आज भी उसको शिफॉन का इंतहाई नफीस हनी कलर का जोड़ा पहनाकर खूबसूरत सा मेकअप किया था उन्होंने, और सच तो यह है कि लम्हे भर के लिए वो खुद मबहूत सी रह गई थी। यकीन नहीं आता कि सोफिया और जाहिद की बेटी इस कदर खूबसूरत भी हो सकती है। वो दोनों तो कतई वाजबी शक्लो सूरत के थे। ऐसी हसीन बेटी मेरी और मुजफ्फर की तो होती तो कुछ बात समझ में भी आती, मगर ऊपर वाले तेरे राज तू ही जाने। गहरी सांस भरकर उन्होंने उसके हाथों में छोटे छोटे आवीज़े थमाए थे और बकिया ज्वेलरी देकर कमरे से निकल गई थी। रिदा घर पर नहीं थी, इसलिए ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ा था। जानती थी कि दुर्रे मखनून खुद से तो कुछ करेगी नहीं, जबकि वो इतना अच्छा रिश्ता और इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। प्लीज़ मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। वो मलतजी से उनका हाथ थाम गई थी। हसीन चेहरे पर बला का खौफ दर्ज था, आंखों में सरासीम की वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। क्यों डर लग रहा है? वो कोई आदमखोर हैं जो तुम्हें खा जाएंगे? इस बेवक्त की रागनी से सायरा का पारा यकदम चढ़ा था। मीमी प्लीज़ मत करें ऐसा, मुझे शादी नहीं करनी, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी कर लूँगी, मगर प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिए। दुर्रे मखनून शदीद जज्बाती गलबे और इंतहाई खौफ का शिकार थी कि उसे इस वक्त सायरा बेगम के गज़बनाक तेवर भी रोक नहीं पा रहे थे। गैर इरादी तौर पर वो उनके कदमों में बैठ गई थी। सायरा इसके लिए तैयार नहीं थी, एकदम घबराकर उसे ज़मीन से उठाया था। उनके हाथ उसके कंधों पर थे, वो बिल्कुल ऐन वक्त पर बिदक रही थी। अंदर लोग बैठे इंतज़ार कर रहे थे, जबकि वो एक कदम यहाँ से बाहर निकालने को तैयार नज़र नहीं आ रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? चंचलाकर उसे हल्का सा झटका दिया। देखो ये वक्त इन बातों का नहीं, अंदर मेहमान बैठे हैं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब तुम्हें मना करना था तो पहले करती, ये वक्त चुना है तुमने इन बातों के लिए? उनकी बात पर दुर्रे मखनून ने उन्हें ज़ख्मी नज़रों से देखा था। मैं मना करती तो क्या आप मान जाती? उसकी आंखों में तहरीर सवाल बहुत वाज़े था। सायरा नज़र चुरा गई। बहरहाल इस वक्त चलो, तुम्हें पता है ना मुजफ्फर की तबीयत भी अभी संभली है, वो किसी नए शौक़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर तुम अंदर नहीं गई तो जो शर्मिंदगी उन्हें होगी उसका नतीजा तुम्हें अंदाज़ा नहीं क्या होगा। साफ साफ ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी थी, मगर बात ऐसी कही थी उन्होंने कि दुर्रे मखनून की आंखों से बहुत आंसू यकदम ठिठर गए थे। उसने दहशतज़दा होकर उन्हें देखा तो तीर निशाने पर लगने के बाइस सायरा कदरे पुरसकून हो गई। टिश्यू उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, देखो अगर तुम्हें लड़का अच्छा ना लगे या जो भी तुम्हारे इश्यूज़ हों उन पर हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल अंदर तो चलो। कुछ था उनके लहजे में। दुर्रे मखनून ने अपने आंसू साफ़ किए थे। वो तो मेकअप वाटर प्रूफ था, वरना कब का धुल चुका होता। फिर भी सायरा बेगम ने उसकी लिपस्टिक कुछ ठीक की और फिर उसे अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम की दरवाजे की तरफ बढ़ी। दुर्रे मखनून का दिल गोया कानों में धड़क रहा था। महज शिराजी अंकल की खातिर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वरना यूँ मालूम होता था कि अगर सायरा बेगम ने उसका हाथ ना पकड़ रखा होता तो वो कब की ज़मीन बोझ हो चुकी होती। दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम सुस्त पड़े तो सायरा बेगम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। क्या सोफिया के मेहमानों के सामने भी तुम इसी तरह बिहेव करती? अपनी माँ को भी इसी तरह परेशान करती जैसे मुझे कर रही हो? अल्फाज थे कि गर्म पानी का छींटा, वो सब भूलकर होश में आई थी। खुद को कंपोज करती अंदर बढ़ी, मगर आंखें झुकी हुई थीं। दर हकीकत वो किसी को भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तख्ता-ए-दार था ये उसके लिए, भला उसे क्या देखना, ख्वाह खुशनुमा होता या बदनुमा, उसे तो मौत को ही गले लगाना था। उधर से दरवाजे से लगी ज़ावियार की आंखों ने एक तवील इंतज़ार के बाद जो चेहरा देखा वो उसके पूरे वजूद को जैसे सुन कर गया। दुर्रे मखनून, वो कहाँ है, किसके सामने है, क्यों आया है, सब कुछ भूलकर बिला इरादा वो उठ खड़ा हुआ था। इस दौरान दुर्रे मखनून सायरा बेगम के साथ कमरे के वस्त में आ चुकी थी। सबने ज़ावियार के खड़े होने को महज ख़वातीन को दिए जाने वाला एहतराम ही समझा था। सायरा बेगम ने मुस्कुराकर सबसे तारुफ कराने के बाद दुर्रे मखनून का रुख उस तरफ किया जहाँ ज़ावियार खड़ा था। वो अभी तक नज़रें ज़मीन में गाड़े खड़ी थी। और ये है ज़ावियार अंसारी, और ज़ावियार ये मेरी भांजी दुर्रे मखनून है। कोई धमाका हुआ था उसके गिर्द, जैसे यकदम जलजला सा आ गया हो। तड़प कर नज़र उठाई थी उसने। ज़ावियार,
समाअतों ने जो सुना उसका यकीन हासिल करने के लिए निगाहें उठी थीं। उसे लगा वो सांस लेना भूल गई है। उसके इर्द गिर्द सिर्फ खला है, कोई आवाज़ नहीं, कोई ज़ी रूह नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ा शख्स है और वो है। उसने पलक झपकी, शायद ये मुगालता हो गया हो, मगर नहीं, वो तो वही था। ये कोई ख्वाब नहीं था, एक भयानक हकीकत थी। एक बार फिर झपकी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और चौथी बार पलक झपकी तो आँख दोबारा ना खुल सकी। वो तेवराकर खड़े कद से सीधी ज़मीन पर आ गिरी थी। अरे दुर्रे मखनून, संभालो उसे। यकदम कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे घबराकर उठ खड़ा हुआ था। मुतफर्रिक आवाज़ें यकदम साथ गूंजी थीं। उफ, क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गई है। सायरा और नाजिया ने बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की थी। पानी लीजिए। अकरमा ने ट्राली पर से पानी उठाकर उन्हें पकड़ाया तो नाजिया ने उसके चेहरे पर हल्के हल्के छींटे मारे, मगर वो टस से मस ना हुई। उफ, क्या हो गया है इन्हें? मोमिना इस हसीन सूरत पर फिदा होने को थी, मगर इस तरह उसका यूं ज़ाविया को देखकर बेहोश हो जाना सबको एक दूसरे से नज़र चुराने पर मजबूर कर रहा था। अकरमा ने देखा सायरा बेगम की कोशिशों ने दुर्रे मखनून के हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। ठीक हो जाएगी बेटा, शायद कमज़ोरी से चक्कर आ गए हैं। दादी बहुत मुतरद्दद थी। नाजिया ने आसमा को देखा जो इस वक्त क्या और क्यों भूलकर दुर्रे मखनून के हाथ से हिला रही थी। उफ, ये आजकल की लड़कियां भी ना बस डाइटिंग कर करके पागल हुए जा रही हैं। कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो यही हाल होगा ना। सायरा बेतरह पशेमानी महसूस कर रही थी, मगर दूसरी तरफ मुजफ्फर साहब एकदम तासुफ और शर्मिंदगी में घिर गए थे। दुर्रे मखनून के साथ की जाने वाली ज़बरदस्ती का मुंह बोलता सबूत मिला था उन्हें इस वक्त, और कल से सायरा जो झूठ उन्हें बता रही थी कि दुर्रे मखनून बाखुशी उन लोगों से मिलने के लिए राज़ी हो गई है, उसका पोल भी खुल गया था। सायरा, इसे कमरे में ले जाओ, कदर तहकुम से मुजफ्फर साहब ने कहा तो ज़ाविया जैसे खुद में लौटा। वो सामने बेहोश पड़ी थी, जिसे वो गुज़िश्ता 3 सालों से ख्वाब में देख रहा था। बिल्कुल उस भयानक ख्वाब की तरह ही वो उसके कदमों से चंद फुट दूर बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। उसके खून से लथपथ वजूद और अपने हाथों पर उसके खून की चिपचिपाहट को कैसे फरामोश कर सकता था वो। उसकी नज़र बेइख्तियार अपने हाथों पर पड़ी। ख्वाब के बरक्स उसके हाथ साफ थे और उसके इर्द गिर्द बहुत रोशनी भी थी, मगर यकदम उसे उस बेश कीमत साजो सामान से सजे ड्राइंग रूम में हवा और रोशनी की कमी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। उसके कदम लाशऊरी तौर पर पीछे की तरफ हटे थे। उसने एक सेकंड के लिए रुककर दुर्रे मखनून की तरफ देखा था। वो ख्वाब वजूद अब एक दर्दनाक हकीकत बन चुका था और उसकी वजह था खुद ज़ाविया अंसारी। चंद सानियों से टिकटिकी बांधकर देखते रहने के बाद यकदम वो एड़ियों के बल मुड़ा था और फिर लंबे लंबे डग भरता वो कमरे से बैरूनी गेट की तरफ जाने वाले दरवाजे से निकल गया था। अकरमा ने बड़ी हैरत से उसे बाहर निकलते देखा। फिलहाल और कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर जो ही दुर्रे मखनून किस्मसाकर होश की तरफ लौटने लगी, आसमा और मोमिना की तवज्जो इस तरफ गई। अरे ज़ाविया कहाँ गया? आसमा परेशान सी उठ खड़ी हुई। वो गालिबन बाहर चले गए हैं। अकरमा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो आसमा समेत नाजिया भी मुतफक्किर हो गई। दुर्रे मखनून इस दौरान हल्के हल्के होश में आने लगी थी। उसके चेहरे पर झुकी दादी और मुजफ्फर अंकल के मुशफ़्फ़क़ चेहरे उसे यकदम रुला गए। आंखों में अश्क भरने लगे थे कि उसने आसमा की आवाज़ सुनी। ओह शुक्र, ये होश में आ गई है। सर की ज़रा सी जुम्बिश से सामने खड़ी नाजिया, मोमिना और आसमा पर पड़ी तो उसे यकदम एहसास हुआ कि क्या हो गया है, वो क्या कर बैठी है। अपने मोहसिनों को जिस शर्मिंदगी से बचाने की खातिर वो इस कमरे में आई थी, उन्हें उसी कदर खिफ़्फ़त से 2-4 कर गई है। वो बेइख्तियार खौफज़दा सी नज़रें उसकी तलाश में भटकी जो उसे होशो खिरत की वादी से निकाल कर बेहोशी की दुनिया में ले गया था। ज़ाविया कमरे में नहीं था। इतने लोगों की नज़रें खुद पर फोकस देखकर वो बुरी तरह सरासीमा सी होकर उठ बैठी थी। कैसी हो तुम अब? सायरा बेगम पूछ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि नज़र उठाकर उन्हें देखती। कितनी बार कहा है कि ठीक से नाश्ता किया करो, मगर तुम्हारा ये डाइटिंग का शौक़, सख्त बेजार हूँ मैं इससे। देखा ना कि क्या हशर हो गया है तुम्हारा, किस कदर वीक हो गई हो तुम। सायरा तेज़ तेज़ बोलकर गोया सबको यकीन दिला रही थी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। शायद आज के दिन पेरेंट्स को भी मिस कर रही होगी, इसीलिए तो यूँ हाथ पैर छोड़ दिए इसने। नाजिया ने हमदर्दी से कहा तो आसमा और मोमिना भी मुत्तफिक होकर सर हिला गईं। बेटा दुर्रे मखनून, चलो अंदर चलो। मुजफ्फर साहब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सके थे। इंतहाई फ़िक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा तो वह नदामत से अर्क अर्क हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। आसमा ज़ाविया के इस तरह बाहर चले जाने से यूं भी मुतफक्किर थी। मुजफ्फर साहब के कहने पर उन्हें भी गोया कहने के लिए रास्ता मिल गया। इतनी जल्दी क्यों, अभी तो आप आई हैं। सायरा बेगम खिफ़्फ़त महसूस कर रही थी, बेइख्तियार कह उठी। हम फिर आ जाएंगे, मेरा ख्याल है अभी दुर्रे मखनून कुछ वीकनेस फील कर रही है। ज़रा जान बना ले तो फिर से गेस्ट बनने आएंगे हम। नाजिया ने मामला फहमी से कहा तो वो सामने खड़ी सायरा बेगम से खाइफ होती सर हिलाकर लाउंज की जानिब खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दादी उसके पीछे चली आई थी।
نہیں نازیہ، اس طرح اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ کم از کم چائے تو پئیں۔ سائرہ کسی صورت انہیں جانے دینے پر راضی نہیں تھی۔ آسمہ اور نازیہ مروت کے باعث خاموش ہو رہیں۔ اکرمہ جو اس دوران بالکل خاموش کھڑا تھا، سائرہ بیگم کے اشارے پر زاویار کی تلاش میں باہر آیا تو اسے لان کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا پایا۔ لب بھینچے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ اندر چلیے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ قریب آنے پر اس نے میزبانہ خوشگواری سے کہا تھا۔ زاویار چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ پھیکے پن سے مسکرا کر اکرمہ کو دیکھا تھا اس نے۔ نو پلیز، آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ ان فیکٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل رائٹ ناؤ۔ میرا خیال ہے ہمیں فی الحال اجازت لینی چاہیے۔ مروت کا تقاضا نبھاتے ہوئے بہت مہذب انداز میں اس نے معذرت کر لی تھی۔ پھر اکرمہ نے کافی اصرار کیا مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ہم پھر آئیں گے مگر فی الحال تو چلنا چاہوں گا۔ یوں بھی اس وقت درِ مکنون مس درِ مکنون کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ ہمارا یہاں رکنا شاید انہیں مزید تکلیف دے۔ روانی سے اس کا نام لیتے لیتے وہ رک کر بولا تھا۔ اکرمہ نے بالخصوص یہ بات نوٹ کی تھی، اور جب وہ اسے اندر چلنے پر راضی نہ کر سکا تو بادل نخواستہ واپس پلٹ آیا۔ اسے اکیلا آتا دیکھ کر مومنہ اور آسمہ سمیت نازیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ پلیز مسز شیرازی، آپ تردد مت کریں، میں انشاءاللہ پھر آؤں گی، لیکن اب چلتی ہوں۔ ان فیکٹ مومو کا بیبی بھی اس کی مدر ان لا کے پاس ہے۔ وہ ذرا ایج والی خاتون ہے، اس لیے زیادہ دیر تک چھوٹے بچے کو نہیں سنبھال پاتی۔ ابھی کال آنے والی ہوگی ان کی۔ یہ بہانہ نہیں تھا، انہیں واقعی مومنہ کو گھر ڈراپ کرنا تھا۔ مسکرا کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پھر آنے کا یقین دلایا۔ نازیہ نے بھی تائید کی۔ تب کہیں جا کر سائرہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہوئیں۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ تینوں خواتین باہر نکلیں تو سائرہ بھی باہر چلی آئیں۔ اوکے بیٹا، آپ پھر آنا، آج تو ملاقات خاصی مختصر رہی۔ زاویار کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر سائرہ بیگم نے کہا تھا۔ لہجے میں عجیب سی خفت تھی جس پر زاویار مروتاً مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، دیر از آلویز اے نیکسٹ، مجھے امید ہے ہم پھر ملیں گے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، سائرہ بیگم کی خجالت جیسے دھل سی گئی۔ آسمہ اور مومنہ سمیت نازیہ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایسی مروت اور ایسا اخلاق آج سے پہلے زاویار میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ وہ تو تلخی کی حد تک صاف گو تھا، اور آج جس طرح وہ کمرہ چھوڑ کر گیا اور پھر پلٹا بھی نہیں، وہ تینوں تو اس کے خطرناک تیوروں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھیں۔ انشاءاللہ ضرور، مظفر صاحب نے مسکرا کر مصافحہ کیا تھا۔ ان کے عقب میں لان کی 2 سیڑھیاں اوپر کھڑے اکرمہ نے بہت غور سے زاویار انصاری کو دیکھا تھا، جس کی بے چین متلاشی نظریں ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کو چھو کر لوٹ آئی تھیں۔ اکرمہ سے بھی مصافحہ کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ تینوں خواتین کے بیٹھتے اس نے کار ریورس کر کے شیرازی ولاس کے پورچ سے باہر نکالی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ آسمہ نے درس دیدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے خاصے کشیدہ تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی اور یہ اس کے ضبط کی علامت تھی۔ بھویں سکیڑے وہ ونڈ اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تکلیف دہ منظر پر نظر ہو اس کی۔ میرا خیال ہے درِ مکنون کو کمزوری کے باعث چکر آ گیا تھا۔ بالآخر نازیہ بیگم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آسمہ بیگم زاویار سے نظر ہٹا کر بولیں، ہے بھی تو کس قدر نازک سی۔ سچ کہا تھا تم نے نازو کہ وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کے لہجے سے ہی مرعوب و متاثر ہونے کا تاثر مل رہا تھا۔ کیا خیال ہے مومو، میں نے ٹھیک کہا نا؟ آف کورس ماما، واقعی شی از اے ریئل بیوٹی۔ اس کے باوجود بڑی سادہ لگی مجھے۔ مومنہ نے صاف گوئی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تبھی ان تینوں کی نظریں ریش ڈرائیو کرتے زاویار کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاصے خوفناک موڈ میں تھا اور اب کار کی رفتار 100 سے اوپر جانے لگی تھی۔ اس نے یکدم ہی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ سبھی سلو ڈاؤن، یہ کیسے ڈرائیو کر رہے ہو تم؟ آسمہ بیگم نے دہشت زدہ ہو کر اس کا کندھا تھاما تھا۔ اتنے میں یکدم سامنے آ جانے والے ٹرک سے بمشکل بچائی تھی گاڑی اس نے۔ سوی بھائی پلیز ذرا آہستہ چلائیں۔ مومنہ کی حالت خوف سے بگڑنے لگی۔ سوی کیا کر رہے ہو بیٹا، ذرا سنبھالو۔ نازیہ بیگم بھی پریشان ہو کر ڈرائیونگ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے قریب آ کر زور سے بولیں، مگر وہ جیسے اس وقت کچھ سن نہیں رہا تھا۔ زاویار، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ۔ آسمہ بیگم نے ناچار اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا تو جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگا۔ ذرا سا رخ موڑ کر ساتھ بیٹھی ماں کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر اس کی لہو رنگ آنکھوں میں یکدم دھند سی اتر آئی۔ اچانک ہی کار کی سپیڈ ہلکی کر دی تھی اس نے۔ صرف چند لمحوں کے لیے اپنے سامنے موت دیکھ کر جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو جو پل پل مرتا ہوگا اس کی اذیت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ایک بے خودی کی کیفیت میں یہ الفاظ نکلے تھے اس کے منہ سے۔ آسمہ سمیت وہ دونوں بھی حیران رہ گئیں۔ شہ رگ کے کاٹ دینے سے جب قطرہ قطرہ خون بہتا ہوگا اور لمحہ لمحہ جان نکلتی ہوگی تو اس لبے مرگ وجود کا درد کس انتہا کو پہنچتا ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں نا ماما۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے وہ گویا خود کو بھی فراموش کیے ہوئے تھا۔
सभी। आसमा ने दहल कर उसके कंधे को थपथपाया था। क्या कह रहे हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आसमा माँ थी, घबराहट फितरी थी। गुजरे सालों में उन्होंने जावियर का ये रूप कभी नहीं देखा था। मोमिना और नाजिया बेगम की भी हालत मुख्तलिफ नहीं थी। मैं उनके इस्तफसार पर उसने बेइख्तियार किसी ख्याल से निकल कर सवाल किया था और फिर चौंक कर दोबारा माँ की परेशान सूरत देखी। यकलख्त उसे एहसास हुआ वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने एकदम खुद को कंपोज किया था, अपने बिखरे ख्यालात और मुंतशिर एहसाब को समेटा था। मैं ठीक हूँ। रुख फेर कर उसने नज़र दोबारा से सड़क पर मरकूज़ कर दी थी। गाड़ी जो रफ्तार कम होते होते रेंगने पर आ गई थी, उसे कदरे तेज़ करते हुए उसने गियर बदला था। अकब में आने वाली गाड़ियाँ हारन बजा बजा कर गुजर रही थीं। फिर बकिया रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। जावियर के लब यूं भींचे हुए थे जैसे अब वो कुछ ना कहेगा। आसमा और मोमिना ने कुछ पूछना चाहा, मगर नाजिया के इशारे पर दोनों ही खामोश हो गईं।